यूपीआई ने नवंबर 2025 में फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अभी हाल ही में जारी हुए नए डेटा के अनुसार यूपीआई की जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है नवंबर 2025 में वो 32% की रही है जब हम नवंबर 2024 से कंपेयर करें तो। इसके साथ इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं, बहुत सारा और भी डेटा इस रिपोर्ट के साथ है जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपको ये तो पता है यूपीआई का मतलब क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है, आप सबको पता है। तो यूपीआई को लेकर के हर मंथ जो डेटा है इस तरह का निकलता है और इस बार का जो डेटा है नवंबर 2025 का वो आया हुआ है एनपीसीआई की तरफ से, जिसने यह बताया है कि यूपीआई का जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम का मतलब समझिएगा, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है ट्रांजेक्शन से कि कितनी बार ट्रांजेक्शन हुआ है, तो ये होता है वॉल्यूम। मतलब ऐसे समझिए कि आपने किसी को एक बार 10 रुपए भेजे, किसी को फिर दूसरी बार भेजे हैं 10 रुपए, किसी को तीसरी बार भेजे हैं 100 रुपए और किसी को चौथी बार भेजे आपने 50 रुपए। तो मैं कहूँ कि इसका जो ट्रांजेक्शन वॉल्यूम है वो कितना है, तो आप कहोगे हमने कितनी बार भेजा है, 1 2 3 4 बार, तो ट्रांजेक्शन वॉल्यूम कितना आ गया, 4। वहीं पे टोटल वैल्यू मतलब इन ट्रांजेक्शन से कितना पैसा भेजा गया, रिसीव किया गया, तो उसमें 22% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर। ईयर ऑन ईयर का मतलब हम डेटा कंपेयर कर रहे हैं नवंबर 2024 से, तो वो 26.32 लाख करोड़ रहा। मतलब आप अगर इन रुपयों को कैलकुलेट कर लें कि 100, 120 और ये कितना हो गया 50, 170 रुपए, तो 4 ट्रांजेक्शन से 170 रुपए भेजे गए। उसके अनुसार कि टोटल वॉल्यूम क्या रहा, 20.47 बिलियन, और उससे रुपए कितने भेजे गए, रिसीव किए गए 26.32 लाख करोड़ रुपीस। किससे, केवल और केवल यूपीआई से। और यहाँ पर जो डेली एवरेज है वो भी इंक्रीज होकर के 682 मिलियन ट्रांजेक्शन्स रहा है। तो ये जो डेली एवरेज है कि हर दिन लगभग इतने मिलियन ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, वो भी पहले की तुलना में बढ़ा है। तो ये है इसका की स्टैटिस्टिक्स। तो आपको देखें, मतलब आप किसी भी फील्ड में अगर रहते हैं, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखते हैं तो आपको लगता है अच्छा 10% भी अगर बढ़ जाए तो बहुत बड़ी, ऐसा देखा जाता है अच्छा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यूपीआई 32% की ग्रोथ ऐसा दिखा रहा है, वो भी नवंबर में। अब हम एक और यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं प्रीवियस मंथ से, मतलब हम अक्टूबर 2024 से अगर कंपेयर करें इसको, तो इसमें हमको 1% का डिप देखने को मिला है। ध्यान रखिएगा, जो हमने पिछला डेटा कंपेयर किया है वो पिछले साल नवंबर का, अब जो कंपेयर कर रहे हैं पिछले महीने 2025 का। तो अक्टूबर में टोटल 20.7 बिलियन जो ट्रांजेक्शन्स हुए थे वॉल्यूम में, तो 1% का डिप देखने को मिला है नवंबर में। 20.47 बिलियन का ट्रांजेक्शन ये हुआ है मंथ ऑन मंथ की अगर हम बात करें। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि अक्टूबर 2025 को हाईएस्ट एवर ट्रांजेक्शन अभी तक रिकॉर्ड किया गया था, कि अभी तक इतने जो ट्रांजेक्शन से नहीं हुए हैं। उसका रीजन था कि वो पीक फेस्टिवल सीजन था, उसी समय नवरात्र हुए, दशहरा हुए, दिवाली का भी वही सीजन आपका चला है। तो और फिर जीएसटी 2.0 के जो रिलीफ मिले उसकी वजह से काफ़ी खरीदारी बढ़ी, तो उसकी वजह से जो वहाँ पे पीक आया था अक्टूबर 2025 में, उसको स्टेबलाइज भी किया है नवंबर में। जबकि आप देखिए कि मेजरली अगर देखिए तो नवंबर में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा कुछ फेस्टिवल वगैरह पड़े। इस बार जो भी फेस्टिवल थे वो अक्टूबर और से पूरे मतलब अक्टूबर में चले हैं, अक्टूबर के लास्ट और नवंबर का शुरुआत के 1 2 दिन ऐसे आप ले सकते हैं, बस उसी में खत्म हो गया है। लेकिन नवंबर में तब भी ये देखा जा रहा है कि स्टेबलाइजेशन पीरियड भी काफ़ी अच्छा है। मतलब यहाँ पे फेस्टिवल हाई होने के बावजूद भी ट्रांजेक्शन्स यूपीआई से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुए हैं। वहीं पे अगर हम बात करें कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्या ड्राइव कर रहा है इतनी ज़्यादा यूपीआई सर्च से, तो इसके कुछ रीजंस यहाँ पे हैं। जैसे पहली बात तो जो ग्रेटर मर्चेंट एक्सेप्टेंस है, कि भाई अब धीरे धीरे करके आप ये देखते हैं कि सिर्फ बड़ी बड़ी दुकानें नहीं, छोटी छोटी दुकानें नहीं, बल्कि जो रेडी पटरी पटरी पे लोग चल रहे हैं, जो ठेलियाँ वगैरह भी लेकर के चल रहे हैं, वो भी जो है क्यूआर कोड को लेकर के चलते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर किराना स्टोर्स, स्मॉल शॉप्स, जो बिग जो शॉप्स हैं, सब जगह आपको यूपीआई सुविधा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो फिजिकल कैश है आजकल एकदम से कम हो रखा है। और दूसरी बात, जो स्मार्टफोन और इंटरनेट का एक्सेस है वो भी इसमें काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहा है। अब इंटरनेट का जो कवरेज है वो बढ़ रहा है, मोबाइल नेटवर्क जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिमोट एरियाज़ में भी पहुंच रहे हैं, स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन इंडिया में ज़्यादा बढ़ रहा है, हर साल बढ़ ही रहा है। ऐसा नहीं कि सर पिछले साल ज़्यादा स्मार्टफोन बिके थे या फिर ज़्यादा एक्सेस था, इस साल कम है। हर साल स्मार्टफोन का एक्सेस बढ़ा है। जब स्मार्टफोन एक्सेस बढ़ेगा तो स्मार्टफोन से रिलेटेड जो सर्विसेज है वो भी बढ़ेंगी, और वही हमको देखने को मिलता है। तीसरा इसका रीजन है कन्वीनियंस एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस।
भाई बहुत आसान है, आपके पास केवल इंटरनेट होना चाहिए, एक मोबाइल होना चाहिए, आप गए, आपको बिल्कुल कोई नोट, कोई पर्स कुछ लेकर के चलने की जरूरत नहीं है। आप दुकान पे गए, क्यूआर कोड स्कैन किया, आपने ट्रांसफर कर दिया, बस इतना ही करना है। इसके लिए आपको यूपीआई के लिए कुछ एक्स्ट्रा अलग से चार्ज भी नहीं देना पड़ रहा है, बहुत चीप है या फिर फ्री ही है, पूरी तरीके से फास्ट भी है। 2 से 5 सेकंड में सारी की सारी पेमेंट हो जाती है, तो बहुत आसान है। फिर एक बिहेवियरल से शिफ्ट भी हो रहा है, मतलब धीरे धीरे करके जो हमारी जनसंख्या है उसमें नए नए जो यंगर जनरेशन आ रहे हैं, वो तो एकदम कैश का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। उनके लिए तो हर एक चीज केवल उनका एक फोन ही है, उसी में वो सारी चीजें करते हैं। उसी फोन के माध्यम से वो बिल पेमेंट भी करते हैं, उसी से वो ग्रोसरीज भी मंगा रहे हैं, ब्लिंकिट से या फिर फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से मंगा रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं यूपीआई से, जब घर पे आ रहा है या फिर पहले भी यूपीआई से कर दे रहे हैं। यूटिलिटीज के जितने भी पेमेंट हैं, उनके क्रेडिट कार्ड के बिल हो गए, डिफरेंट तरह के मोबाइल रिचार्जेस हो गए, किसी अपने अपने फ्रेंड्स को पैसा भेजना है वो भी यूपीआई के माध्यम से हो रहा है। तो ये एक बिहेवियरल जो शिफ्ट देखने को मिल रहा है डिजिटल इकोनॉमी में, इसकी वजह से भी जो यूपीआई का सर्ज है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम एक बात और करेंगे कि इस सब जो ऐसा शिफ्ट हो रहा है कि अच्छा बहुत तेजी से यूपीआई बढ़ रहा है, तो इसका क्या फायदा होगा, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहली बात तो जो फॉर्मलाइजेशन होगा इकोनॉमी का वो होगा, मतलब हमारी इकोनॉमी अगर इनफॉर्मल ज्यादा रहे, मतलब ये है कि हाँ लोग कैश में ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, छोटे दुकानों पे जा रहे हैं, कैश में चीजें खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसका कोई रिकॉर्ड सा नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं। आप गए, आपने 10 रुपए की चाय पी, 10 रुपए की नोट दी, बस हो गया, वही रिकॉर्ड खत्म। लेकिन जब आप 10 रुपए यूपीआई के माध्यम से पे कर रहे हैं तो उसका एक रिकॉर्ड बन रहा है ना। तो इनफॉर्मल से फॉर्मल इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो इससे जो डेटा गैदरिंग है वो हो रही है, ज्यादा बेहतर पॉलिसीज यहाँ पे बनाने की बात होगी, कौन सा सेक्टर आगे बढ़ रहा है, वो सारी चीजें। दूसरी बात कि जो कैश की डिपेंडेंसी है वो काफी कम हो रही है, क्योंकि जो कैश है उसको प्रिंट करने, मैनेज करने में कॉस्ट लगती है। अब आरबीआई ने अगर मान लीजिए 1 लाख करोड़ रुपए छाप रखे हैं, तो ऐसा नहीं कि खुले में रख रखे हैं भाई। पहली बात, उसको छापने के लिए जितने नोट्स चाहिए, स्याही चाहिए, प्रिंटिंग मशीन चाहिए, मैन पावर चाहिए, वो लगेगा, उसमें कॉस्ट होगा। फिर उसकी सुरक्षा करनी होगी, उसमें कॉस्ट लगेगा। वहीं पे अगर ज्यादा से ज्यादा चीजें डिजिटल हो रही हैं, तो डिजिटल के लिए तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं कि छापना है, कुछ अलग से पे करना है, बस आपको अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है ना। तो वो जो कॉस्ट है वो कम होती है, खत्म नहीं होती, कम होती है। फिर एक ग्लोबल बेंचमार्क भी है इंडिया के लिए, कि आप देखते होंगे कि इंडिया में बाहर से जब लोग आते हैं और यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करते हैं, तो उनको भी लगता है कि इंडिया जो है अब कोई वैसी कंट्री नहीं। ज्यादातर लोग तो पहले के समय तो बस इंडिया को सपेरों का देश कहते थे, मतलब इतना बुरा समझा जाता है वेस्ट वर्ल्ड में, अभी भी इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कंट्री ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे में जब यहाँ पे आकर के वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको समझ में आता है कि इंडिया फिनटेक के क्षेत्र में, रियल टाइम जो डिजिटल पेमेंट है उसके क्षेत्र में कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और यहाँ पर ये जो ऑनलाइन पेमेंट और ये सारी चीजें केवल एक खास अपर क्लास के, अपर जो हमारा वर्ग है, अपर मिडिल क्लास हो गया, उसके लिए नहीं है, बल्कि ये जो पूरा सिनेरियो है, जो लोअर से लोअर, जो हमारा निचला तबका है, उससे लेकर के ऊपर से ऊपर जो हमारा एकदम अल्ट्रा रिच जो सेक्शन है, सबके लिए वो उपलब्ध होता है। तो ये खास तौर पे इकोनॉमी पे अच्छा इफेक्ट डालता है। अगर हम इसे आईएमपीएस के मंथली वॉल्यूम से अब इसे अगर कंपेयर करें, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे यूपीआई की वजह से जो आईएमपीएस है वो घटता जा रहा है। आपको पता होगा कि पहले के समय में केवल ऐसे जो पैसा ट्रांसफर करना था ऑनलाइन, तो नेफ्ट था और आरटीजीएस था, मेन यही दो माध्यम थे, है ना। तो इसकी वजह से इससे पैसे ट्रांसफर, मतलब और चेक और बाकी चीजें थी, मेन ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करने के लिए इन दो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता। लेकिन इनके साथ दिक्कत क्या थी, एक तो ये 24/7 अवेलेबल नहीं थे, हर एक दिन अवेलेबल नहीं थे। इनका पर डे पे जो अवेलेबिलिटी थी वो भी क्या थी, लिमिटेड आवर्स की हुआ करती थी, कि जब बैंकिंग आवर्स होंगे तभी तक ये काम करेंगे। और उसके साथ साथ इसमें क्या अटैच थी, कॉस्ट थी, कि आप अगर इतना पैसा भेजोगे तो उसका कुछ कॉस्ट आपको देना पड़ेगा। तो ये दिक्कतों को दूर करने के लिए क्या लाए थे बैंक, आईएमपीएस, है ना। आईएमपीएस में क्या थी कि ये 24/7/365 उपलब्ध था, मतलब कि आप कभी पैसा भेज सकते हो, आईएमपीएस से हमेशा उपलब्ध है, सरकारी छुट्टी या बैंक की छुट्टी से कोई लेना देना नहीं है। बस इसमें क्या था कि इसमें कॉस्ट लगती है ना, ये सारी चीजें थी। और इसके लिए आपके पास बैंक अकाउंट वगैरह होना चाहिए, उसके बाद फिर आपको लिंक करना होगा, मतलब ऑनलाइन जो पेमेंट वगैरह है, बैंकिंग सुविधाएं, वो आपको लेनी होगी, तभी आपका काम करेगा। इसमें बाकी सारी चीजें आप नंबर से पेमेंट कर सकते हो, सारी चीजें। अब यूपीआई जब आया तो इसने बाकी और चीजों को क्या कर दिया, सबसे जो अच्छी चीज यूपीआई ने करी वो था इसका ईज, कि बहुत आसान है। आपको एक ऐप जो है डाउनलोड करनी है कोई भी, आपको बस अपने मोबाइल नंबर से अपना जो बैंक अकाउंट है लिंक कर देना है, बस।
दूसरी चीज कि ये क्या थी, फ्री थी, मतलब कॉस्ट नहीं लग रहा है कि आप कोई भी पैसा भेज रहे हो तो उसके लिए किसी तरह कोई कॉस्ट नहीं। तीसरी चीज कि ये 24x7x365 उपलब्ध है। चौथी चीज ये इमीडिएट थी। इमीडिएट होने का मतलब एकदम तुरंत का पैसा ट्रांसफर होता है। तो यूपीआई के आने के बाद इसका जो प्रचार है काफी ज्यादा हुआ, एक्सेस काफी इसकी अच्छी थी, मतलब बहुत आसानी से लोग इसको डाउनलोड कर सकते थे, यूज कर सकते थे। तो आईएमपीएस का जो चलन है वो कम हुआ है ना। और ये आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप देखेंगे अक्टूबर 2025 का डेटा, तो अक्टूबर 2025 में भी आपको अगर देखने को मिलेगा कि इसमें कमी आई है। 14% का जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो -14% दिखा रहा है। और अगर हम अब 2025 में आ जाए नवंबर में, तो ये अब 404 मिलियन से घट करके 369 मिलियन हो गया है। 10% की कमी आ गई पिछले साल से भी। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे जो यूपीआई है आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे आईएमपीएस में कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि लगभग सिमिलर सी चीजें हैं, लेकिन यूपीआई ज्यादा आसान है, ज्यादा एक्सेसिबल है। आईएमपीएस में आप क्यूआर कोड के माध्यम से नहीं पेमेंट कर सकते हो। इसकी एक और बेहतरीन फीचर है क्या, क्यूआर कोड। आप क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकते हो। क्यूआर कोड है, आपकी आईडी हो गई जिसमें आपको अपना फ़ोन नंबर वगैरह भी नहीं बताना, कुछ आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट कुछ नहीं बताना, आप अपनी आईडी क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकते हो। आप मोबाइल नंबर से पेमेंट कर सकते हो, ज़्यादा आसान है ना, वो ईज़ में ही आ जाता है। जबकि आईएमपीएस के साथ ये सारी इतनी सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो इस वजह से आप ये देखेंगे कि जो 2024 अक्टूबर में 5.97 लाख करोड़ रुपीस का ट्रांजेक्शन होता आईएमपीएस से, वो 394 मिलियन का हो गया जो नवंबर 2025 में। कितना कम हो गया। तो आप ये देखेंगे कि कितनी ज्यादा की कमी है। अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, ट्रांजेक्शन की, वैल्यू की, वॉल्यूम तो कम हो ही रहा है, वैल्यू भी आप देखेंगे इसमें भी कमी आ रही है। तो ये हमें ये बताता है कि अगर हमारा यूपीआई और आगे बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, बाकी जो चीजें हैं जैसे नेफ्ट हो गया, आरटीजीएस हो गया, आईएमपीएस हो गया, इसमें कमी देखने को मिलेगी। लेकिन बस आरटीजीएस के साथ और नेफ्ट के साथ ये होता है, जैसे आपको 2 लाख से बड़ा अमाउंट भेजना है, आप आरटीजीएस के माध्यम से ही भेजते हो, ज़्यादा सेफ रहता है, ज़्यादा अच्छे से वो ट्रैक हो पाता है। यूपीआई में जो है लिमिट आ जाती है जिसके माध्यम से आप भेज नहीं सकते, आईएमपीएस में भी लिमिट आ सकती है। आरटीजीएस में बड़े अमाउंट का ट्रांसफर होता है, इसलिए इसमें आरटीजीएस में आप देखोगे ना तो वॉल्यूम हो सकता है कम दिखे आपको, लेकिन वैल्यू ज़्यादा रहती है, क्योंकि हर एक जो वैल्यू है सोचो मिनिमम 2 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होगा, तो वैल्यू उसमें ज़्यादा दिखती है। आज के समय में नेफ्ट और आरटीजीएस भी 24x7x365 हो चुके हैं। इसमें भी कई, मतलब आरबीआई ने तो कहा है कॉस्ट हटा लें, कुछ बैंक लगाते हैं, कुछ बैंक नहीं लगाते हैं। लेकिन आपको इसके लिए जो मोबाइल ऐप है, अपने प्रिफर्ड जो बैंक है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। यूपीआई में सब झंझट नहीं होता। आपने एक कोई गूगल पे, पेटीएम डाउनलोड करे, उसमें आप सारे अपने बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हो, है ना। ये सारी सुविधाएं आती हैं। तो ये थी पूरी वीडियो। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हैं तो लाइक करें। इस तरह की और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।